हेलो बच्चों, क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये वीडियो है। आप इसमें देख सकते हैं, इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था। पाठ के अंत में जो आपका एनसीईआरटी जोन रहता है, एनसीईआरटी जोन में प्रश्न अभ्यास दिया हुआ रहता है। उस प्रश्न अभ्यास का विवरण हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। इसको पढ़ने से आपको प्रश्नों का उत्तर देने की सहूलियत होगी। किस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है, ये आप बेहतर समझ सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस अध्याय का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। एनसीईआरटी के अंतर्गत एनसीईआरटी जोन के नाम से जो प्रश्न आपके पाठ के अंत में दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया गया है। ठीक है, तो इनको आप बार बार पढ़िए, ध्यान से इनको आप लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको ये वीडियो जो भी अपलोड किए जाएं वो मिलते रहें और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। मानव के कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है, तो हम बहुत ही संक्षेप में बताते चलेंगे। विस्तार पूर्वक आप इस वीडियो को अपने स्तर से पढ़िएगा, कई बार देखिएगा और पॉज करके पढ़ते जाइए। देखिए, इससे कृषकों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होती है, ये खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता है, साथ ही रोजगार भी प्राप्त होता है। मछली पालन से उच्च गुणवत्ता की सस्ती प्रोटीन, खनिज व विटामिन प्राप्त होते हैं। ये कुपोषण की समस्या से बचाने का अच्छा उपाय है। इसके अलावा इससे आप पशुपालन से डेयरी उद्योग भी चला सकते हैं। कुक्कुट का प्रयोग करके भोजन प्राप्त कर सकते हैं, अंडे प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के द्वारा आप शहद प्राप्त कर सकते हैं, मोम प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है। इससे आपको आर्थिक लाभ होता है। तो इस प्रकार से पशुपालन मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा प्रश्न दिया है, यदि आपके परिवार के पास एक डेयरी फार्म है, तब आप दुग्ध उत्पादन में उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार लाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे। तो इससे पहले मैंने अध्याय में आपको डेयरी फार्म प्रबंधन पढ़ाया हुआ था। वहाँ पर क्या करना होता है, दूध की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अच्छी नस्लों का चुनाव करेंगे, उनमें उच्च उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। पशुओं को भोजन देते समय चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा दुग्धीकरण तथा दुग्ध उत्पादों के भंडारण और परिवहन के स्वच्छ और उत्तम व्यवस्था होनी अनिवार्य है। साथ ही पशु चिकित्सक का नियमित जांच हेतु आना भी अनिवार्य होता है। तीसरे प्रश्न में आपको पूछा गया है, नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं और पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं। अध्याय पढ़ाते समय हमने आपको समझाया था, आप वो वाला वीडियो ढूंढ करके देख सकते हैं। यहाँ पर उसी का प्रश्न अभ्यास है। नस्ल क्या है, पशुओं का वो समूह जो सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य कद काठी, आकृति, आकार, संरूपण आदि में एक समान हो तथा समान पूर्वज परंपरा का हो, तो वो एक नस्ल के कहलाते हैं। पशु प्रजनन का क्या उद्देश्य होता है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना, साथ ही रोग प्रतिरोधी नस्लों का विकास करना, अधिक व्यापक क्षेत्र के लिए अनुकूलित नस्लों का विकास भी इसका उद्देश्य होता है।
अगले प्रश्न में आप पढ़ते हैं, पशु प्रजनन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों के नाम बताइए। आपके अनुसार कौन सी सर्वोत्तम विधि हो सकती है और क्यों? तो इसमें आपको अपना भी विचार देना है। यहाँ पर देखिए, पशु प्रजनन के लिए आधुनिक समय में निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं: अंतः प्रजनन, बहिः प्रजनन और बहिः संकरण। और ये तीनों विधियाँ हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से अध्याय जब पढ़ाया था तो उसमें समझा चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? पहले प्रश्न में आपको अभी बता चुके हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के लाभ क्या हैं? ये देखिए, मधुमक्खियों से शहद तथा मोम प्राप्त होता है। पुष्पीकरण के समय यदि मधुमक्खी के छत्तों को खेतों के बीच में रख दिया जाए तो इससे पौधों की परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस तरह से फसल उत्पादन बढ़ जाता है। यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी है। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मत्स्यिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए। मत्स्यिकी समझते हैं? मछली पालन। तो मत्स्यिकी में क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत मछली पालने के तरीकों और इनके रखरखाव और इनके उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। मछलियों से मांस, तेल इत्यादि प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का उद्योग है, इंडस्ट्री है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं पर आश्रित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसमें आप पढ़ेंगे पादप प्रजनन में भाग लेने वाले विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पादप प्रजनन में कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं? पहला चरण है परिवर्तनशीलता का संग्रहण। दूसरा चरण है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। और तीसरा चरण होता है चयनित जनकों के मध्य संकरण। इसके बाद चौथा चरण होता है श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण। पांचवा चरण होता है नए कंसणों का परीक्षण, निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण। इस टॉपिक को हमने अध्ययन कराने के दौरान बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उस वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं और यहाँ भी आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और पढ़ाई करिए। बेहतर समझ के लिए इससे पहले हमने जो अध्याय पढ़ाने का वीडियो अपलोड किया है उसको जो सर्च करके देख सकते हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखो और ये वीडियोस आते रहेंगे, अब अक्सर अपलोड होते रहेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होता है, जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है? तो इसके लिए हमने आपको बताया था पादपों के पोषक मान में वृद्धि करने को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। पोषक मान मतलब उसमें पोषक तत्व बढ़ जाए। जैसे कहते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको खाने से ज़्यादा ताकत आती है, तो उसमें कुछ जैव प्रबलीकरण कर दिया जाए तो और ज़्यादा ताकत आने लगेगी और ज़्यादा पोषण मिल जाएगा आपके शरीर को। तो खाद्य पदार्थों में पोषक मान और ज़्यादा बढ़ जाए, इसके लिए जो कुछ किया जाता है, जो प्रक्रिया है, वो जैव प्रबलीकरण कहलाती है। जैव प्रबलीकरण के द्वारा खाद्य पदार्थों में उच्च विटामिन, खनिज, प्रोटीन तथा
स्वास्थ्यवर्धक वाली वसा पाई जाने लगती है। उन्नत पोषक गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित को सुधारने के उद्देश्य से प्रजनन किया जाता है। ये देखिए, जैव प्रबलीकरण के द्वारा ही मक्का, गेहूं तथा धान की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में विकसित की गई हैं, जैसे गोल्डन राइस। और मक्का में एमिनो एसिड, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा विकसित की गई है। गेहूं की किस्म एटलस 66 है। इस तरह से आप इसको आगे पीछे करके पढ़ सकते हो। अब अगला प्रश्न आता है, विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों? तो पादप विषाणु का संचरण जड़, भूमिगत तना, बल्ब, राइजोम आदि के द्वारा होता है। पादप तने का अग्रस्थ तथा कक्षस्थ विभज्योतकी भाग हमेशा विषाणु मुक्त रहता है। अतः विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए यदि ऊतक संवर्धन तकनीक का प्रयोग किया जाए तो तने के अग्रस्थ भाग या कक्षस्थ भाग से एक स्वस्थ रोगाणु मुक्त पादप प्राप्त किया जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और क्वेश्चन 10 भी इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या हैं? तो ये भी आप समझ सकते हैं। इसको पढ़ के याद रखिए, अपने पास लिख करके रखिए, बार बार रिवाइज करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन, ये ऐसी विधि है जिसके द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न किया जा सकता है। और इस विधि से तैयार पादप जो होते हैं वो सोमा क्लोन कहलाते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादप जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी विधि के द्वारा किया जा रहा है। इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों में स्वस्थ पादपों को प्राप्त करना होता है। ये यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं। ऊतक संवर्धन द्वारा कम समय में बड़ी संख्या में पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि यह नियंत्रित प्रयोगशाला की परिस्थितियों में संपन्न होता है। इस विधि द्वारा अगुणित पौधे तैयार किए जा सकते हैं। एक्स प्लांट के मूल गुण संरक्षित रहते हैं और बीज बनाने में सक्षम होते हैं। इसलिए माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न होता है, पत्ती में कार्तोत्तक पादप के प्रवर्धन में जिस माध्यम का प्रयोग किया गया है उसमें विभिन्न घटकों का पता लगाओ। उत्तर, कार्तोत्तकी से एक पूर्ण पादप पुनर्जनित किया जा सकता है। इस विधि में पादप का कोई भाग लेकर उसे विशिष्ट पोषक मीडिया तथा रोगाणु रहित स्थिति में एक टिश्यू ट्यूब में फूंकने दिया जाता है। किसी कार्तोत्तकी कोशिका से पूर्ण पादप में जनित होने की यह क्षमता टोटिपोटेंसी कहलाती है। टिप्पणी लिखने के लिए आता है टोटिपोटेंसी क्या है। तो आप याद रखिएगा, किसी कार्तोत्तकी कोशिका से पूर्ण पादप में जनित होने की जो क्षमता होती है उसी को पूर्ण सख्तता या अंग्रेजी में टोटिपोटेंसी कहा जाता है। इस विधि में पोषक माध्यम कार्बन स्रोत जैसे सुक्रोज, कार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो एसिड तथा वृद्धि नियंत्रक हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि मिलाए जाते हैं। इसके बाद सस्य पादपों की किन्हीं 5 संकर किस्मों के नाम बताइए जिनका विकास भारतवर्ष में हुआ है। इस प्रश्न से तो 100% कुछ न कुछ यूपी बोर्ड में मिलेगा आपको इस प्रश्न में से, तो इनको आप पढ़ करके याद कर लीजिए। यहाँ पर एक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी आया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इधर टमाटर की कोशिका, इधर आलू की कोशिका, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो
उत्तर में आपको दिया गया है पहले नंबर पर सेलुलेज और पैक्टिनेज लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पर कायिक संकरण होगा, तीसरे नंबर पर पोमैटो होगा, चौथे नंबर पर कायिक संकरण होगा। ये क्या है? इन दोनों की कोशिका भित्ति के पाचन एंजाइम कौन से हैं? तो ये हो गए, संलयन जो होता है उसको कायिक संकरण कहते हैं, प्रक्रिया का नाम, उसके बाद पौधे का नाम पोमैटो होगा। जो टमाटर और आलू इन दोनों का जो साझा पौधा होगा उसको पोमैटो कहेंगे। ये टोमेटो है, ये पोटैटो है, दोनों को मिला करके बन जाएगा पोमैटो। ऐसे पौधे के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा, मतलब उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो वो संकर पौधा होता है ना, तो उसको कायिक संकर कहा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है पशु प्रजनन में अगर दो घनिष्ठ रूप से संबंधित पशु में कुछ पीढ़ियों तक प्रजनन कराया जाए तो ओज व प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है, इसका कारण क्या है? तो इसको आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आपको जब स्टडी करने के लिए वीडियो बनाया गया था तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। आप अपने टेक्स्ट बुक का भी उपयोग करिए पढ़ने के लिए, विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए। यहाँ पर उत्तर में देखिए, यह घटना अंतः प्रजनन अवनमन कहलाती है, इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन। प्रजनन क्षमता व ओज में इस कमी का कारण अप्रभावी एलीलों के साथ समयुग्मजी आने की प्रवृत्ति व संतति में हानिकारक प्रभाव की अभिव्यक्ति है। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखते हैं, यह भी लघुत्तरीय प्रश्नों में से आ रहे हैं। क्या आप मानव द्वारा बनाई फसल के बारे में जानते हैं? इसका विकास कैसे हुआ? तो यहाँ पर उत्तर में ट्रिटिकल मानवजनित फसल है, इसे गेहूं तथा राई के अंतर प्रजातीय संकरण से बनाया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र लाखों मुर्गियों मारा। इसका क्या कारण था? ये मुर्गियां H1N1 से संक्रमित पाई गई थी। छिपी क्षुधा, जो हिडन हंगर है, उससे क्या अभिप्राय है? संतुलित आहार न लेने अर्थात पोषक पदार्थों विशेष रूप से खनिज, विटामिन तथा प्रोटीन की कमी वाला जो आहार होता है उसको लेने से मनुष्य कुपोषित हो जाता है, इसी को छिपी क्षुधा कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को संतुलित आहार नहीं मिल रहा होता है तो उसका पेट भर जाता है लेकिन उसका स्वास्थ्य कंप्लीट नहीं होता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को छिपी क्षुधा कहा जाता है। आप एक डेयरी फार्म स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, इसको प्रारंभ करने से पहले आप किन पहलुओं को दृष्टिगत रखेंगे, किन बातों को ध्यान रखेंगे? तो डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली बात, आपके पास में उन्नत नस्ल के पशु होने चाहिए। पशुओं का बाड़ा हो, साफ सुथरा और हवादार हो, पर्याप्त हो, बड़ा हो, प्रतिकूल परिस्थितियों से रक्षा करने में आप सक्षम हो, नियमित निरीक्षण की व्यवस्था हो और पशुओं के लिए संतुलित पशु आहार हो, रेशे वाला पशु आहार हो, बाड़े में पशु चिकित्सक के नियमित विजिट की व्यवस्था हो, बाड़े में कार्य करने वाले व्यक्ति स्वच्छता का ध्यान रखते हो। अगला प्रश्न, गेहूं के उन 3 उन्नत गुणों के नाम लिखिए जिनके कारण हरित क्रांति संभव हो चुकी थी। तो किसके कारण हरित क्रांति संभव हो सकी थी? ये देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, अर्धबावन प्रकृति, उच्च उत्पादकता, रोग प्रतिरोधकता और शीघ्र परिपक्वन। पौधों के ऐसे 3 लक्षण बताइए जो कीट पीड़क का ग्रसन रोकते हैं, इन्फेक्शन रोकते हैं। ऐसे 3 लक्षण है। रोमिल पत्ती, जब पत्ती रोएदार होती है तो कीड़ों का इन्फेक्शन कम होता है। ठोस तना, अभेद तना, सिलिका का जमाव, पौधे का कड़वे रसायन व अन्य विषैले रसायन उत्पन्न करना, तो उसमें इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता है। यहाँ पर एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आ गया है। आप एक वनस्पति विज्ञानी हैं तथा पादप प्रजनन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एक नई किस्म की निर्मुक्ति से पहले अपनाए जाने वाले उन सभी पदों का उल्लेख कीजिए जो आप अपनाएंगे। अर्थात एक
नई किस्म बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए जाने होते हैं, उनका आपको उद्धरण करना है। तो ये सारी बातें हैं। आपको क्या करना रहेगा, किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के सभी एलीलों का किसी भी रूप में संग्रहण जनन द्रव्य संग्रहण कहलाता है। इससे पुरानी या देसी किस्में, ऐसी किस्में जिनकी खेती नहीं की जा रही आदमी शामिल होती हैं। आपको जनकों का मूल्यांकन और चयन करना होता है, चयनित जनकों के बीच संकरण कराना, श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन व परीक्षण करना, ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे। इस प्रकार से आप नई जाति का विकास कर देंगे। और इसके बाद में यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। इस वीडियो को कई बार रिवाइज करके आप पढ़िए, उससे मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। ओके, थैंक यू।